नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन ईबीएस का मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं पर्यावरण अध्ययन ईबीएस से। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। ठीक है, यूपी टेट 2026 के लिए रामबाण क्लास है। और दोस्तों ये आपका पेपर 1 वालों के लिए है, जो पेपर 1 है, जो बीटीसी वाले भरते हैं उनके लिए है, क्योंकि ईबीएस उन पेपर 1 में ही पूछा जाता है। सेकंड में तो आपका साइंस और मैथ पूछा जाता है। ठीक है, तो ईबीएस नहीं पूछा जाता है सेकंड पेपर में, तो आप लोग याद रखिएगा। ये बीटीसी वालों के लिए है, पेपर 1 के लिए है। बहुत ही रामबाण क्लासेस हैं इससे पहले वाली, तो आप लोग जरूर लगाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइए। ठीक है, आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं। लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और विद कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और एंड तक बने रहें क्लास में। ठीक है, यूपी टेट 2026 के लिए रामबाण क्लास है पेपर 1 वालों के लिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें और प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या दोस्तों छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चिपको आंदोलन जो कि दोस्तों चिपको आंदोलन जो कि चलाया गया था उत्तराखंड से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से चलाया गया था, उत्तराखंड के चमोली जिले से चलाया गया था, जो कि दोस्तों आपका तत्कालीन उत्तर प्रदेश में ही था। उस समय दोस्तों इसका बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ है। ठीक है, 2000 में बना था। उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था उत्तरांचल नाम से। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन का नाम, तो दोस्तों ये आपके उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, चमोली जिले से चलाया गया था, उत्तराखंड के चमोली जिले से। इसमें क्या हुआ था कि वनों की अधिक कटाई हो रही थी, तो लोगों ने क्या किया कि सभी लोग, महिलाएं, ठीक है, पेड़ों से जाकर के चिपक गई कि पहले हमको काटिए उसके बाद पेड़ कटेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। इसके जो प्रणेता हैं वो दोस्तों आपके सुंदरलाल बहुगुणा हैं, उन्होंने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी आंदोलन की 1973 में हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी, चमोली जिले से हुई थी। ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन कहाँ से चलाया गया था, चमोली जिले से, उत्तराखंड के चमोली जिले से। ठीक है, प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, तो आप लोग इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे अच्छे से। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे क्वेश्चन से संबंधित उनको भी डिस्कस करते चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो आप लोग कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर के बैठा करिए। हो सकता है आगे से जो मैं बताऊं उसमें से पूछ लें। ठीक है, घुमा करके थोड़ा सा, तो सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा, कॉपी और पेन से साथ में लेकर के बैठिए। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, क्लास में एंड तक बने रहें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो किस में किया जाता है, एटियोलॉजी में किया जाता है, न्यूरोलॉजी में किया जाता है, इथियोलॉजी में किया जाता है, या डेमोलॉजी में किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों ये आपका इथियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, समुद्री शैवाल जो होते हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, या दोस्तों लोहे का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्लोरीन जो कि आपके समुद्री पानी में घुला हुआ मिलता है। ठीक है, और ब्रोमीन भी, तो समुद्री शैवाल जो है ये दोस्तों आपके आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शेके या लाइकिन है, सेके लाइकिन है, सेके को ही लाइकिन बोला जाता है। लाइकिन है, परजीवी है,
रसायन सुपोषी है, अपघटक है, या दोस्तों सहजीवी है। ठीक है, परजीवी मतलब दूसरे जो जीव होते हैं उन पर आश्रित होते हैं, परजीवी। ठीक है, रासायनिक, और ये आपके रसायन सुपोषी जो होते हैं ये दोस्तों आपके अकार्बनिक रसायनों जैसे सल्फर आयन से अपनी ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रसायन स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अकार्बनिक जो रसायन होते हैं उनसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे सल्फर हो गया, जैसे और आयरन हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। परजीवी आप लोग जानते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लाइकेन जो होते हैं ये दोस्तों आपके क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। सहजीवी मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपघटक कौन से होते हैं? वो दोस्तों अपघटक वे होते हैं जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पर्यावरण को साफ करते हैं। ठीक है, मृत जीव जो मर जाते हैं उनको नष्ट करते हैं, उनको खा जाते हैं, वो अपघटक बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमको दिखते नहीं हैं लेकिन उसको नष्ट कर देते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लाइकेन है, तो लाइकेन दोस्तों सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? ठीक है, वाहनों में होता है, उद्योग में होता है, खाना बनाने में होता है, दोस्तों वाहनों एवं उद्योग में होता है। ठीक है, तो ब्रॉड की तरफ जाएंगे, बड़ा जो क्वेश्चन आंसर होगा उसी की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वाहनों में होता है इसका प्रयोग। ठीक है, आपका ऑप्शन ये भी आप लोग सही कर सकते हैं इसको, लेकिन आयोग ने जो माना है वो दोस्तों आपका वाहनों एवं उद्योग में, क्योंकि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है सीएनजी का। ठीक है, तो दोनों में कर लगाएंगे हम इसको, तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाहनों एवं उद्योग में। खाना बनाने में तो होता ही नहीं, उसमें तो आपका कौन सा लगता है? एलपीजी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा, या दोस्तों अध्ययन द्वारा। ठीक है, अध्ययन द्वारा बताइए। अध्ययन द्वारा केवल हम उन चीज़ों को बिना देखे उनके बारे में एक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जागरूक नहीं हो सकते पूरी तरह से। व्याख्यान द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, तो दोस्तों क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। ठीक है, जब हम क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं किसी चीज़ का तो उससे जागरूकता बहुत बढ़ती है, उसकी चीज़ों के बारे में नॉलेज जो होती है वो डीपली होती है और लंबे समय तक चलती है जब हम उसका क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं। मान लीजिए कोई ट्री है हमारा, ठीक है दोस्तों, ट्री है और ट्री के बारे में हमें पढ़ाना है, तो पढ़ाने में और ट्री के पास बच्चों को ले जा करके उसको दिखाने में वो बहुत ज़्यादा ज्ञान उसमें बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बच्चे जागरूक होते हैं, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, भ्रमण के द्वारा, है ना दोस्तों। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? पेड़ के पास बच्चों को ले जाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, ये तना होता है, ये जड़ होती है, ये पत्तियाँ होती हैं। तो बच्चे जो हैं बहुत जल्दी उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत जल्दी उस चीज़ को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, माइंड में बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है, बल्कि हम क्या करेंगे, मतलब पेड़ के बारे में किताब में ना बता करके उसके पास ले जाएं, उसको बताएं, तो बच्चे अच्छे से उसको सीखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रीय भ्रमण जो है उसके कारण पर्यावरण जागरूकता सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी जो है, ठीक है, ये किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गैस है, गेम्स है, लोकल पैसेंजर गाड़ी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, या दोस्तों लोकल पेट्रोलियम गैस है। तो ब्रॉड की तरफ जाएंगे, बड़ा आंसर, बड़ा ऑप्शन यही है हमारा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एलपीजी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा, एक्स, परावैंगनी किरणें, या बीटा किरणें। तो ये हो जाएंगी दोस्तों आपकी परावैंगनी किरणें। ठीक है दोस्तों, परावैंगनी किरणों को क्या करता है? ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, उनको सोख लेती है, अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ओजोन परत नहीं होगी तो वो हमारी परावैंगनी जो किरणें हैं वो हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेंगी, जिससे क्या होगा? हमारी त्वचा का कैंसर हो सकता है।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है मतलब रात्रि में देखने को मिलता है, ठीक है, शाकाहारी है या दोस्तों बच्चे देता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन आवरण, ठीक है दोस्तों, परिधन आवरण, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो पर्यावरण की जो परिभाषा है वो होती है दोस्तों, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, हमारे हम जो बैठे हैं, हम जो खड़े हैं या हम जो चल रहे हैं, हमारे जो चारों ओर की जो चीज़ें हैं वही दोस्तों हमारा पर्यावरण कहलाता है। पेड़ पौधे है ना, हवा और घर मकान वस्तुएं, ये सभी जितनी भी है सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। चीज़ें जो हमको घेरती हैं, हमारे और पास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे साइड में जितने सर्कल में चीज़ें हैं वो सभी दोस्तों हमारा पर्यावरण है। तो चीज़ें जो हमको घेरती हैं, पर्यावरण की परिभाषा यही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, धमाकेदार क्लास है, विद कॉन्सेप्ट के साथ है। तो आप लोग सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही रामबाण होगी और बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग गेन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, ये आपकी अंतिम समय की तैयारी चल रही है। आज दोस्तों आपकी 20 तारीख हो गई, कितनी दो तारीख हो गई, 20 जून है आज, ठीक है। जुलाई में दोस्तों आपके पहले सप्ताह में ही आपके पेपर हैं, ठीक है। तो शुरू में ही तो आप लोग अच्छे से देखिए, आज ज़्यादा समय है नहीं, 10 से 11 दिन है, ठीक है। तो 10 दिन की जो जो हमारी प्लानिंग है वही चल रही है, तो आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, वन्यजीव संरक्षण के प्रति, ठीक है दोस्तों। UNFPA, UNDP, UNESCO, यूनेस्को या WHO। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। WHO तो आप लोग जानते हैं ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, UNESCO, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये दोस्तों आपकी संस्था जो है वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थान कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, ठीक है। कृत्रिम वर्षा जो होती है उसके लिए जो प्रमुख रसायन होता है, प्रयुक्त रसायन होता है, उसको क्या कहेंगे। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने के कारण कभी कभी देखा होगा आपने कि दिल्ली में भी कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, तो वो सब इन्हीं चीज़ों के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो किससे तैयार किया जाता है। यूट्री कुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार के वृक्ष से, या दोस्तों यूके लिप्टस के। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस मतलब सफ़ेदा, है ना, आपने देखा होगा। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनके खेत के और पास भी लगा हुआ होगा, है ना, सफ़ेदा जिसे बोलते हैं, यूकेलिप्टिक, लिपस्टिक भी उसको बोल देते हैं, ठीक है, यूकेलिप्टस, ठीक है। तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो दोस्तों आपको जेट्रोफा से किया जाता है, जेट्रोफा, जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, जेट्रोफा को रतन जोत भी कहा जाता है। जेट्रोफा को क्या कहा जाता है, रतन जोत भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, रतन जोत, है ना, रतन जूत। इससे इसके जो पौधे होते हैं उनके बीज से निकाला जाता है, ये जेट्रोफा के पौधे से डीजल जो है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, अभी आपसे मैंने पूछा था ऊपर, ठीक है। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर जो है ये दोस्तों आपके वन्य एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सिल्क मतलब सेरीकल्चर होता है, ठीक है, सेरीकल्चर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सेरीकल्चर मतलब रेशम के कीट उत्पादन से संबंधित होता है सेरीकल्चर, ठीक है। और फूल का जो वो होता है वो क्या होता है, फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर के अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
फूल का फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी? तो चंद्रप्रभा मतलब चंदौली, चा से चंद्रप्रभा मतलब चंदौली। ठीक है, आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक है, दोनों में चा आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, चंदौली जिले में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों कब हुई थी? 1954 में हुई थी, सॉरी 1957 में हुई थी। और दोस्तों ये आपका वाराणसी से 17 किलोमीटर दूरी पर विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियों पर फैला हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछा है हमसे, सांप, हाथी, शेर या बकरी? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शेर जो है ये दोस्तों आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, शेर। ठीक, सॉरी सांप। ठीक है, सांप जो है ये दोस्तों हमारा किसका है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है सांप जो है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हाथी आपका और बकरी ये दोस्तों आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक है, क्योंकि ये शाकाहारी हैं। शाकाहारी जो होते हैं ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों आपके कौन आते हैं? पादप आते हैं। ठीक है, दूसरे पर आपके प्रथम श्रेणी के आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और तीसरे जो होते हैं उच्च चोटी के वो मांसाहारी होते हैं। इसमें आपका शेर भी आता है। तो शेर आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और प्रथम श्रेणी का बकरी हो गई है ना, हाथी हो गए, ये प्रथम श्रेणी के। तो द्वितीय श्रेणी का सांप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ पर होती है? ठीक है, तो झूम खेती जो होती है दोस्तों आपकी मेघालय में की जाती है, झूम खेती। ठीक है, इसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, और काटो और जलाओ इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, छोटे 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 वो होते हैं क्यारी टाइप के, उसमें आपकी झूम खेती होती है, और पहाड़ों पे गोल गोल करके। ठीक है दोस्तों, तो ये मेघालय राज्य में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। शुष्क बर्फ किसका उदाहरण है? शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ जो है ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। किसका है दोस्तों? CO2 का। ठीक है, CO2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और कारण क्या है? कारण है दोस्तों आकार, द्रव्यमान, घनत्व और आंतरिक संरचना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों का लमसम बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आकार भी और द्रव्यमान और घनत्व और ये सभी चीज़ें एक दूसरे की दोनों बराबर हैं, इसीलिए इसको जुड़वा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र का जो आयतन है, जो द्रव्यमान है, वो घनत्व है या फिर आंतरिक संरचना है, वो दोस्तों पृथ्वी की जैसी ही है, इसीलिए दोस्तों इसको पृथ्वी का बहन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा होती हैं? ठीक है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जैसे बारिश हो गई है ना, आंधी हो गई, कोहरा हो गया, वर्षा हो गया, ये सभी मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो दोस्तों आपकी सभी क्षोमंडल में होती हैं, ट्रोसोफेयर में होती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्षोमंडल में होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछ लिया, तो ये दोस्तों आपका अशोक का पेड़ होता है। अशोक जो है ये दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंगा लगाना, राजकीय पुष्प पूछे तो पलाश लगाना, राजकीय भाषा पूछे तो आप लोग हिंदी लगाना, और द्वितीय आपकी उर्दू है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे राजकीय चिन्ह तो आपने देखा होगा एक व्रत में दो नदियाँ निकल रही हैं, इधर दो मछली है ना, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इंद्रधनुष है, उसमें एक धनुष भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये राजकीय चिन्ह है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और राजकीय पक्षी पूछे तो सारस लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है वृक्ष, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है? ठीक है,
पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसको कहा जाता है? सफ़ेदा को, जलकुंभी को, गाजर घास को, या दोस्तों कीकर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों आपका यूके लिपिस्टिक। ठीक है, सफ़ेदा जो होता है ये दोस्तों आपका पारिस्थितिक तंत्र में आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि ये जो नमी होती है भूमि की उसको सूख लेता है, और जो पेड़ होते हैं उनको भी सुखा देता है अपने आसपास वालों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको नमी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, यूके लिप्टिक्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस की बात हो रही है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस जो है ये दोस्तों हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है दोस्तों, 22 अप्रैल को दोस्तों हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 22 मई को दोस्तों आपका जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस। ठीक है, 5 जून को दोस्तों आपका पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम। ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून। तो इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, वन्य जीवों की लाल सूची जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो जारी की जाती है दोस्तों आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN। ठीक है, ये दोस्तों आपकी संकटाग्रस्त जो विलुप्त प्राणी की जो प्रजाति होते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, तो उनकी एक सूची होती है, उनको उस सूची में लिखा जाता है, उनके बारे में लिखा जाता है, उसी को रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, IUCN के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो आपके बी और सी होते हैं। ठीक है, विटामिन बी और सी ये दोस्तों आपके जल में घुलनशील होते हैं। अगर आपसे पूछे वसा में घुलनशील, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो दोस्तों आपके ये सूत्र है कीड़ा को याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, ये दोस्तों आपके किस में घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील है। और जल में BC, तो सी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देख लो मैंने वीडियो क्लास के अंदर एक भी बार नहीं बोला, शुरू में ही बोला था। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यूपी टेट के लिए तैयारी चल रही है, 30 नंबर की तैयारी चल रही है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, एंजॉय करिए, मस्त आराम से पेपर दे के आइए। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। रोजाना आपकी क्लास हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, शाम को 8:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है, यूपी टेट स्पेशल। ठीक है, और 9 बजे, 9:30 बजे, 9 या 9, 9:30 बजे हमारी क्लास होती है CDP की। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। 90 नंबर की आपकी तैयारी चल रही है, 90 में से 90 ही आप लोग सही करके आएंगे अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, जितने भी आपके ग्रुप हों सभी में शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? तो दोस्तों ये आपकी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था 1973 में। ठीक है दोस्तों, 1973 में ये चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य से, चमोली जिले से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों हमारा लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितने प्रतिशत होता है? ठीक है, तो ये 10% के नियम के अंतर्गत आता है, और ये 10% का जो नियम दिया वो किसने दिया था? तो वो दोस्तों आपका दिया था लिंडमैन ने। किसने दिया था दोस्तों? लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, लिंडमैन के अनुसार 10% ऊर्जा का जो नियम है, इसके अनुसार प्रत्येक उच्च स्तर के उपभोक्ता को केवल पिछले स्तर की 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो 90% होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, 10% ही मिलती है। अगर कोई मान लीजिए कोई बकरी है, तो बकरी के अंदर हमारी 100% ऊर्जा है। ठीक है, तो जब ये इस बकरी को जब शेर खाएगा तो शेर के लिए कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होगी? 10% ऊर्जा ही मिलेगी केवल खाने से, 90% नष्ट हो जाएगी। तो ये आपका 10% का नियम है जो कि लिंडमैन ने दिया था। एक क्वेश्चन आपका बनता है इससे, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा,
ठीक है, सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो को लास्ट। कथक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, क्लासिकल डांस, तो बताइए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का इकलौता शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथक कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, बिरजू महाराज जी इससे संबंधित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा मेंशन ज़रूर करें। वीडियो के लिए एक फीडबैक ज़रूर दें, अच्छा या बुरा जैसा भी है आपके मन में आए, ठीक है। बुरा करेंगे, बुरा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।